और भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, राजवाड़े में चले जाना लेके झंडा वंडा लेके, नहीं तो रात को शाम को 7 बजे जैसी लाइट जाए झट लपक ले भैया लोग अपने की नए नए बिल्कुल जय जय सिया राम। दोपहर न्यूज़ के इस परिवार की तरफ से आज सेना को सलाम। तो हमें आज जो है शासन के साथ खड़े होना है। पर इंटरनेशनल मीडिया को बोल रहा है कि हमारे यहाँ आओ, कि हिंदुस्तान ने हमारा क्या नुकसान करा, पूरी दुनिया को बताओ। अब ये हुआ है कि शासन ने कल जो है रातों रात सायरन खरीदे हैं, BSNL टावर पे लगने हैं। ये 90% से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने इसके पहले कभी ऐसी सायरन की आवाज सुनी नहीं कल्याण होगी। के मिलों के भोंगे की आवाज़ सुनी थी, बिजली के भोंगे की आवाज भी सुनी होगी लोगों ने। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। और आज शाम के अखबारों की चर्चा नहीं, इस कार्यक्रम दोपहर न्यूज़ के इस परिवार की तरफ से आज सेना को सलाम। आज सेना के जज्बे को सलाम और देश की राजनीति को सलाम, जिन्होंने ये बता दिया कि अगर हम अब तय कर लें तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। आज देश ने एक और बात देखी जो पूरी दुनिया ने देखी, कि आज पूरी सेना के नेतृत्व की जानकारी जिन 2 महिला अफसरों ने दी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने, ये दोनों ही लोगों ने आज पूरी सेना के नेतृत्व को वहाँ पर कैसे किया गया ये बताया है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये देश जो है ये किसी भी सांप्रदायिक माहौल को गंदा करने के पाकिस्तान के प्रयास का करारा तमाचा है। तो आज आपने देखा कि इस देश का नेतृत्व करने वाली कितनी ताकतवर महिला अधिकारी भी हमारे पास मौजूद है। हम इस पर बात करेंगे, आज खबरें यही हैं, पर हम पहले आज बात करते हैं, खबरें शुरू करें अपन जी। हम पहले आज खबरों की बात करते हैं, हम जो खबरें आज हैं। और जिन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है सेना ने ज़बरदस्त कार्रवाई की आधी रात को। और हमने पिछले दिनों कहा भी था शायद आपसे कि ये जब भी होगी रात की कार्रवाई ही होगी ये। और 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और उसमें अजहर मसूद का जो आतंकी है, जो कंधार के समय में जिसको छोड़ा गया था, उसके जो है पूरा परिवार 14 लोगों का वो नेस्तनाबूद हो गया है। और उसने खुद ये कहा कि अगर मैं भी मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अगला नंबर उसका भी आ सकता है। पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि 24 से ज़्यादा मिसाइल हमले हुए हैं और 32 से ज़्यादा लोग मरे हैं। अभी तो आंकड़े सामने आए नहीं हैं, पर अगले 1-2 दिनों में सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो ये मामला है। और आज शाम को शहर जो है वो शाम को थम जाएगा। आज शाम को शहर ने पूरी तैयारी कर ली है इसको लेकर। ब्लैक या मॉक ड्रिल है, 4 बजे सायरन बजने हैं और ब्लैकआउट होना है रात को शाम को 7 बजे। मात्र 12 मिनट का है, पूरे शहर को सहयोग देना चाहिए। इस पर हम आखिरी में बात करेंगे। इसके अलावा एक खबर पर और मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अवैध कॉलोनियों को लेकर शासन ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और अवैध कॉलोनियों को लेकर 15 दिन का केवल नोटिस दिया जाएगा कि आप जो भी आपने अवैध निर्माण किए उसको तोड़ ली जाए। इसके बाद पूरा खसरा जिस पे अवैध निर्माण है वो शासन अपने अधीन ले लेगा और उसको कब्जा शासन ले लेगा। उसके बाद वो पूरी ज़मीन जो है शासकीय घोषित कर दी जाएगी, ताकि जो है आप अगली बार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएँ। फिर आपको अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए ही लड़ाई लड़ना पड़ेगी। 15 दिन का समय मिलेगा और 50 लाख तक का जुर्माना भी होगा जो कॉलोनी काटेगा। तो ये तो है अखबार की खबरें हमारी। और आज एक बड़ा काम हुआ है जिस पर हमने बात की थी कि रेवती रेंज पर जो है बोरिंग का सिस्टम और पानी की व्यवस्था कर दी गई ताकि वहाँ के झाड़ों को बचाया जा सके। वैसे भी ईश्वर खुद मेहरबान हो गया है वहाँ हरियाली की चादर को बचाने के लिए। 2-3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। अब हम अग्निमाण की खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निमाण की खबरों में एक बड़ी रोचक खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 50-60 सालों में कभी रात का सायरन ये बजे नहीं है। सायरन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कभी कोई हमने वो सारी तकलीफें 71 के युद्ध वाली देखी नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं था। तो अब ये हुआ है कि शासन ने कल जो है रातों रात सायरन खरीदे हैं, BSNL टावर पे लगने हैं ये, और ये बजेंगे। 2 मिनट का बजेगा सायरन और 12 मिनट का अंधेरा रहेगा ये। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सायरन बजाने के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी, मुझे लगता है इस शहर की आबादी के जो 90% से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने इसके पहले कभी ऐसी सायरन की आवाज़ सुनी नहीं होगी। के मिलों के भोंगे की आवाज़ सुनी थी, मिले के भोंगे की आवाज़ भी सुनी होगी लोगों ने। पर इस तरीके के युद्ध के समय सायरन जो बजते थे उसकी जो पुकार जो थी, उसकी जो आवाज़ थी वो कभी सुनने को मिली नहीं थी। ये हम ये देख रहे हैं कि सदी में हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। कोरोना भी हमने 100 साल बाद देखा, वैसे ही हम कितने बरसों बाद जो हैं इस तरीके का सायरन बजते हुए भी देखेंगे और ब्लैकआउट भी देखेंगे कि जो युद्ध के समय सुरक्षा के लिहाज से लिया जाता है।
ब्लैकआउट के कई कारण भी क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। हमने भी सेना कुछ लोगों से आज बात की, उन्होंने सही अच्छी जानकारी दी। तो ये तो थी आज ब्लैकआउट को लेकर खबरें। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। मई में जो है रिकॉर्ड टूट चुका है, 4.5 इंच बारिश हो चुकी है और अगले 2 दिन अभी बारिश के हैं। हालांकि पूरा महीना पड़ा हुआ है, हो सकता है इसके बीच में 1-2 बार बारिश और लोकल सिस्टम बनने से हो जाए, पर इसके कारण 139 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसका मतलब 139 साल पहले ही पानी गिरा था मई में। सही कह रहे हैं, 139 साल पहले मई में पानी गिरा था और 4.5 इंच पानी जो है पिछले 3-4 दिनों में इंदौर में गिर गया है और इस 4.5 इंच पानी ने इस इंदौर शहर को तरबतर कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है इससे जो राहत मिली है, सबसे ज़्यादा नगर निगम को राहत मिली है। ज़मीन में थोड़ा पानी गया है, कुछ बोरिंग चल गए होंगे, पेड़ पौधों को राहत मिल गई है। जिनको पानी मिल नहीं पा रहा था वे पेड़ पौधे भी हरियाली से चहचहा उठे हैं। आप देखेंगे पौधों की तरफ तो जब चहचहा गए, चहचहा गए, हरियाली कारण पौधे चहचहा गएंगे और वाकई एक बार हरियाली दिखने लगी है। अगर आप हुकुमचंद मिल के ब्रिज के ऊपर से निकले तो आपको पूरा इलाका बेहतरीन तरीके से हरा दिखेगा। आपको लगेगा क्या बात है कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है आपको। और एक खबर पर और मैं केवल जानकारी दे देता हूँ कि 2 दिनों के अंदर 150 डंपर जो है पेड़ों का कटा हुआ कचरा उठाया गया है, जो गिरे थे, तमाम झाड़ जो इधर उधर गिरे थे। एक खबर पर और बात कर लेते हैं संक्षेप में कि अलाइनमेंट का मामला हाईकोर्ट में नहीं सुलझा है, पर RE2 के पट्टे धारकों का फायदा हो गया, उनको मुफ्त में फ्लैट मिल जाएंगे। अभी तक ये खींचातानी चल रही थी और उसके कारण नहीं, कहाँ से कहाँ का है और क्या है। सही कह रहे हैं, RE2 जो कनार रोड से भूरी टाकरी से लेकर कनार रोड होते हुए, कनार रोड के भूरी टोकरी से होते हुए बिचौली होते हुए जो है पत्थर मुंडला तक RE2 की जो रोड बन रही है, इस रोड को लेकर मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि आधा पार्ट इसका नगर निगम ने बनाया, आधा IDA ने बनाया है। अब बात करें जिन पट्टेधारियों की बात करें, मास्टर प्लान में जब इस सड़क का प्रावधान किया गया था उसके बाद में ही इन्हें वो पट्टे दिए गए जिस जमीन पे ये लोग रह रहे हैं। अब रोड के अलाइनमेंट को लेकर यहीं पेच फंस गया। जब सरकार ने ही पट्टे दिए हैं तो ये तय था कि यहाँ से सड़क गुजरनी नहीं है, तो पट्टेधारियों ने इसी के खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इनको शिफ्ट करने के बदले, इनके ज़मीन लेने के बदले जो है इनसे फ्लैट तो दिया ही जा रहा था, साथ में 2 लाख रुपए भी मांगे जा रहे थे, जिसका विरोध रहवासियों ने कर दिया था कि हमें पट्टे मिले हैं 30 साल की, जिसकी मियाद अभी भी बाकी है, जिस पर कोर्ट ने राहत दी है इन लोगों को। इनको मुफ्त में फ्लैट तो मिलेंगे ही, साथ में जो 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे वे भी नहीं भरना होंगे। हालांकि रोड के अलाइनमेंट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। तो ये तो थी अग्निबाण खबर। हम प्रभात करण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात करण खबरों में आज सब सेना का ही मामला है। हाँ, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक खबर है इसमें, देवी अहिल्या क्लॉथ मार्केट की जो ज़मीन है उससे व्यापारी एसोसिएशन ने एक बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने 4 एकड़ ज़मीन जो है लगभग शायद दी है और सिटी फॉरेस्ट के लिए, मतलब सघन वन यहाँ बनेगा। इससे कम से कम जो है कई उस इलाके में भी अपन ये मानते हैं कि तापमान गिराने में मदद भी मिलेगी और एक हरित क्रांति का शहर में अभियान भी शुरू हो जाए। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैसरबाग रोड पर जो है क्लॉथ मार्केट की जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी क्लॉथ मार्केट के जितने भी व्यापारी उनके प्लाट थे, उसके पीछे की तरफ नाले के पास में जो 4 एकड़ ज़मीन थी वो उन्होंने नगर निगम को दी है नगर वन बनाने के लेकर। एक बहुत अच्छी पहल है कि पोलो ग्राउंड के बाद में एक और ज़मीन इन्हें नगर वन के लिए मिल गई हैगी, जिस पर नगर निगम पूरी तरह से सिटी फॉरेस्ट बनाएगा, हरियाली करेगा। मियावाकी पद्धति से या किसी तरीके का कोई बगीचा या एंटरटेनमेंट पार्क नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलो ग्राउंड में इसका विरोध हो रहा हैगा। इस वजह से देखते हुए नगर निगम ने तय कर लिया है कि यहाँ तो सिर्फ हम 90 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ हरियाली करेंगे। मुझे लगता है वैसा ऐसे ही शहर के टुकड़े टुकड़ों में अगर हमें नगर वन बनाने के लिए जगह मिल जाए तो ये शहर में कभी भी तापमान जो है 40 के ऊपर नहीं जा पाएगा, 40 के नीचे ही रहेगा और ये मालवा जो है शबे मालवा वापस अपने रुख की ओर लौट आएगा। हम सबका प्रयास है और ईमानदार प्रयास है वाकई, क्योंकि कैलाश वर्गीय ने भी इस अभियान को शुरू किया और तमाम लोग इससे जुड़ गए हैं। अब सबको ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा सके उतना अच्छा होगा। अब हम बात कर रहे हैं पत्रिका की खबर की। पत्रिका में एक ही खबर पर बात करेंगे, बाकी तो फिर सेना के मामले में हम बात करेंगे आपसे। भरपूर पानी ने 2 दिन में पूरी जो गेहूं खरीदी हुई थी उस सब चौपट कर दिया। 7,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो खुले में रखा रह गया था, जिसमें न तो तिरपाल ढाकी गई थी और न इसको बचाया जा सका। परिणाम यह हुआ है कि पूरा का पूरा गेहूं जो है वो बिल्कुल पानी के अंदर डूबा पड़ा हुआ है और अभी भी उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो पानी मुझे लगता है कि उस वक्त जानवरों खाने काम ही आएगा। जरा सी लापरवाही ने 7,000 मीट्रिक टन गेहूँ बर्बाद कर दिया। क्या शेखर जी? वैसे मैं क्या बता दूं अपने दर्शकों को कि सरकारी मूल्य पर जो गेहूं की खरीदी होनी थी वो मार्च से शुरू हुई थी और 5 मई उसकी आखिरी तारीख थी।
तो 3 और 4 मई को जो गेहूं खरीदा गया था वो मंडी में रखा हुआ था, और जो जिस तरीके से बारिश ने अपना रंग दिखाया हैगा, उस बारिश की वजह से वो ये गेहूं भी गीला हुआ है, उसमें भी नमी आ गई है। पर चूंकि आप बोल रहे हैं कि सड़ेगा नहीं, खराब होगा नहीं, क्योंकि यही सरकार को जो है कंट्रोल पर गेहूं बांटना है, तो वो गेहूं कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। और बड़े जो इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से गेहूं का इस्तेमाल होता है वो भी हो जाएगा। गेहूं खराब जरूर हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये लापरवाही है। पर लापरवाही की वजह भी ये है कि सरकार के पास इतना स्टोर करने की क्षमता तुरंत में नहीं होती है, और आखिरी के दिनों में किसान कुछ ज़्यादा ही जो है गेहूं बेचने के लिए आता है। और एक आध खबर हम आपको ऐसी बताते थे, एक बाल विवाह होना था, बाल विवाह हो रहा था और प्रशासन ने जागा और उन्होंने टेंट और हलवाई को भी चेतावनी दी है, और लड़की छोटी थी उम्र में, तो फ़ोन पे उसको बता दिया, तो बारात आधे रास्ते से लौट गई और शादी नहीं हुई है। बाकी सब सामान्य खबरें हैं जिस पर कोई विशेष बातचीत का मामला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं संक्षेप में आज मॉक ड्रिल को लेकर। सेना ने कल ज़बरदस्त जज्बा दिखाया और अंदर घुस के, मतलब पाकिस्तान सीमा में 30 किलोमीटर अंदर घुस के जो है हमला किया है, और जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं उन्होंने बता दिया है कि वो कितनी तबाही मचा सकती हैं। आज BBC लंदन से लेकर तमाम विदेशी चैनल जो हैं वहाँ हुए नुकसान का आकलन बताते चल रहेंगे, और भारतीय चैनल तो भरे पड़े हुए हैं इससे, जिन्होंने बताया है कि वहाँ कैसी तबाही मची है। 100 आतंकी मारे गए हैं, कई जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, कई जगह मस्जिद टूटने के बाद, कई जगह स्कूल पर टूटने के बाद, पर आतंकियों के अड्डे हिल गए हैं। आतंकियों में घबराहट फैल गई है कि भारत की कार्रवाई जो है ये बढ़ भी सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक आध बार और प्रतिकार भारत की ओर से हो सकता है। जो बचे खुचे दो निहाल हैं वो भी अपना सामान समेट के भाग भूग जाएंगे। इसी के साथ में सेना को और देश को भी सतर्क किया जाता है, तो जब देश को सतर्क किया जाता है, हाई अलर्ट पे है, तो आज इंदौर भी इसमें शामिल है। और इसके अंदर जो है सायरन बजाते समय, सायरन इसलिए बजाए जाते हैं कि जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ अगर आपको सुनाई पड़ रही है, और जैसे ही हवाई जहाज़ की आवाज़ कम से कम 100 किलोमीटर पहले से, क्योंकि उसका वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ध्वनि की उसकी आवाज़ जो है वो ध्वनि तरह उससे ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो वो आवाज़ जो होती है उसके कारण आपको बहुत पहले पता लग जाता है कि हमले के लिए जहाज़ आ रहे हैं। तो आप अपने आप को, सायरन बज जाता है तो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा लें जहाँ पर आप अपने आप को बचा सकते हैं। बॉर्डर के पास आसपास तमाम जगह पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए, और तमाम जगह पर बनाए गए हैं, ज़मीन के अंदर खोद के बंकर बना दिए गए हैं, और पुराने बंकर भी साफ़ कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचने के लिए कहा जाता है। ब्लैकआउट इसलिए होता है कि ब्लैकआउट केवल ये कि अंधेरा रहने के कारण जो हमला करने वाले विमान होते हैं वे ये नहीं समझ पाते या जंगल है या आबादी है, तो वो आबादी का अंधेरा रहता है तो वो आबादी नहीं समझते और तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। उसका लाभ ब्लैकआउट के कारण मिलता है। ये एक रिहर्सल भी है और अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी है। तो हमें आज जो है शासन के साथ खड़े होना है, सरकार के साथ खड़े होना है, और इस ब्लैकआउट के लिए 12 मिनट 15 मिनट का समय, तो 7 बजे आप जहाँ पर कहीं पर भी हों, आप कृपा करके अगर वाहन गाड़ी की लाइटें बंद कर लें, गाड़ी किनारे खड़ी कर लें और अंधेरे में खड़े हो जाए। और इसके अलावा जो अगर घरों में है तो कम से कम बहुत ही नहीं के बराबर लाइट जलाएं, ताकि उजाला बिल्कुल बाहर ना आए, दरवाजे खिड़कियों से कर लें। यही आपको करना पड़ेगा सुरक्षा। कहीं अगर आपको एम्बुलेंस दिख रही तो उसके जाने के साधन भी आपको बनाने, क्योंकि वो भी बेहद कम लाइट में भागती हुई दिखेंगी आज आपको शहर में। युद्ध के समय में क्या स्थितियाँ होती है वो आज देखने को मिलेगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदुस्तान ने कल आधी रात के बाद में जो हमला किया है, जो बम गिराए हैं पाकिस्तान की सरहद के अंदर, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। और सबसे अच्छी बात मुझे जिस पूरे मामले में दिलचस्प लगी कि पाकिस्तान कुछ जवाबी तो कुछ कर नहीं पा रहा है, पर इंटरनेशनल मीडिया को बोल रहा है कि हमारे यहाँ आओ, कि हिंदुस्तान ने हमारा क्या नुकसान करा, पूरी दुनिया को बताओ, हमारे यहाँ आओ। मतलब विदेशी मीडिया को बुलाकर उसकी आवभगत करने में लग गया है कि वो हकीकत दुनिया को बताओ। हालांकि हिंदुस्तानी भी चाहते हैं कि इस तरीके की मीडिया जाए, वहाँ पे रिपोर्टिंग करे और बताए कि हिंदुस्तानियों ने आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट करके मारा है। अब बात कर रहे हैं, हम मॉक ड्रिल की बात कर लेते हैं। मॉक ड्रिल होगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, बड़ा जो सायरन बजेगा, इस तरीके के सायरन भाई साहब मुझे ऐसा लगता है बॉर्डर पर इस तरीके के सायरन बजा करते हैंगे जब भी कुछ तरीके से हालात गड़बड़ होते हैंगे। तो वहाँ के लोगों को तो इसकी प्रैक्टिस होती है, तो वह बंकरों में अपने घरों में दुबक जाते हैं कि किस तरीके से उन्हें रहना हैगा। अब ब्लैकआउट की जो बात कर रहे हैं, शाम 7:30 बजे ब्लैकआउट इंदौर में होगा और ब्लैकआउट 12 मिनट का रहेगा। इस दौरान जो जहाँ है उसे वहीं ठहर जाना है। आप 2 व्हीलर पे हैं, कार में है, किसी में अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर देनी है।
बिजली कौन बंद करेगा? बिजली या तो बिजली विभाग बंद करेगा या आपको खुद को बंद करनी है, ये अभी तय नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक के उच्च नहीं आया, मतलब बिजली विभाग ही इसे बंद कर देगा। पर उसमें भी एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हॉस्पिटलों की बिजली हमें चालू रखनी है, एम्बुलेंस को हमें जाने देना है, ये एक अलग वो चीज़ हो गई। अब सायरन की बात हो गई है, गांव में ब्लैकआउट के लिए किसी तरीके का सायरन नहीं बज रहा है, पर वहाँ के पंच, सरपंच और सचिवों को सूचना दे दी गई कि वे गांव में भी सूचना दे दें। एक बड़ा ही अद्भुत एक अलग नज़ारा हम देखेंगे। युद्ध भविष्य में होगा या ना होगा वो अपनी जगह है, पर युद्ध के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं, उसकी रिहर्सल आज इंदौर शहर में होने जा रही है। और भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, राजवाड़े में चले जाना लेके झंडा वंडा लेके, नहीं तो रात को शाम को 7 बजे जैसी लाइट जाए झट लपक लें भैया लोग अपने की नहीं है। बिल्कुल, जय जय सिया राम। तो ये आग्रह है कि ये एक चेतावनी भी है और सुरक्षा के इंतजाम भी है, तो हमें सुरक्षा के साथ खड़े होना है। खुशहाली और हम हमारे लिए जो है खुशी का इजहार तो कभी भी कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो ध्यान रखिए और आज शाम को जो है मॉक ड्रिल में शामिल होइए, ये हमारे और आपका धर्म भी है और देश के प्रति अपनी वफादारी भी। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।